जी बच्चों, आप लोग मेरी स्क्रीन जो है नजर आ रही है। जी सर। ये सर आ रही है। तो फिर मैंने इससे पहले भी कुछ सवाल किया था आप लोगों से कि वो आप लोगों ने कर लिया है, वो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि ये बेसिकली जो सर ये हमारे। सर कर लिया। जी बेटा। ये सर कर लिया। जी हाँ जी, बेसिकली जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले ही हैं, उन्होंने तो उनके पास ऑलरेडी होगा क्योंकि ये काम तो पहले भी कर चुके हैं। अलबत्ता जो मॉर्निंग इवनिंग के स्टूडेंट्स से शिफ्टेड है, उनके लिए एक शायद नया नया टास्क था। तो बेसिकली प्राइमरीली ये क्वेश्चन उन्हीं से था कि उन्होंने ये काम कर लिया है ना, क्योंकि अगेन इसके बगैर जो है वो तो आप कुछ कर ही नहीं सकोगे। तो ये तो पहला स्टेप है। ठीक है। तो और जो हमने पढ़ा था उसमें कोई सवाल तो नहीं है, किसी का कुछ पूछना तो नहीं है किसी ने? चलो बहुत अच्छा, तो हम आज फिर मज़ीद आगे पढ़ते हैं। तो इसमें है हम जो है वो बेसिकली आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है ना? सही। जी बिल्कुल। सर। जी जी सर। सर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब जब आपके पास यानी कि आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, अब आपने दोबारा से उसको खोलना है, तो उसका तरीका ये है कि आप इधर सर्च बार में टाइप कर लें, ठीक है, विजुअल स्टूडियो। या फिर जो है वो आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके, तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो ये पड़ा हुआ, बाहर ही पड़ा हुआ, मैंने पिन किया हुआ था इसको, तो ये खोलूँगा तो चल जाएगा। तो जब भी आपके पास आएगा तो देखें लास्ट में हमने ये बनाया था ना, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो भी जितने भी, वो आपके इधर इस लेफ्ट साइड पे लिस्ट ऑन होते हैं, इस तरह से लिस्ट में, ठीक है। और वो टाइम लिखे ला सकता होगा कि इस वीक में आपने ये बनाया था, उससे पहले आपने ये बनाया था, ये डेट आ रही होती है उसका, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमने डिफरेंट एक एक सबसे पहले हमने काम ये किया था कि हमने एक प्रोग्राम लिखा था, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो कंसोल के ऊपर कुछ भी प्रिंट करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है वो ये देखा था कि एक प्रोग्राम के अंदर कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हमने देखा था कि कमेंट्स होते हैं, कमेंट दो टाइप के होते हैं, मल्टी लाइन होता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है। फिर हमने देखा था कि हम हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, इंक्लूड होता है वो, ठीक है। और इसके ज़रिए हम किसी फाइल को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं कि भाई हम कौन सी नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो नेम स्पेस अपने प्रोग्राम में यूज़ करें वो एस है। वो क्यों एस है? क्योंकि ये जो सी आउट आगे जाके हम यूज़ करेंगे, इसका ताल्लुक जो है वो इस नेम स्पेस पे पड़ा हुआ है। और बेसिकली सी आउट जो है और ये नेम से बस दोनों ये इस फाइल में डिफाइन है, इसलिए हमने इस फाइल को अपनी फाइल में इंक्लूड किया, ठीक है। और फिर हमने बताया कि ये फंक्शन है मेन फंक्शन, ठीक है। और ये मेन फंक्शन वो फंक्शन है जहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और वो फंक्शन है जो कि आपका आउटर सिस्टम कॉल करता है। फिर हमने देखा कि हम सी आउट की मदद से अगर हम कंसोल पे कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो सी आउट लिखते हैं। उसके बाद ये लेस देन का साइन डालते हैं, और डबल कोट्स के अंदर, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं बेसिकली, डबल कोट्स के अंदर हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रिंग जिस तरह भी हम लिखेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, वो एज इट इज़ कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। और इस प्रोग्राम को कंपाइल करके चलाने की कमांड क्या है? कंट्रोल F5, या इधर डिबग पे क्लिक करें और या ये चीज़ सेलेक्ट कर लें। ये मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार में ये डिबग का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन और आएगी, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, इस पर क्लिक कर देंगे या कंट्रोल F5 प्रेस कर दें, तो ये आपके पास रन हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा और फिर रन हो जाएगा। फिर ये आपके सामने जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। देखें प्रोग्रामिंग इस फन मैंने लिखा था, तो वो देखें एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। और रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये है कि इस फंक्शन से हम रिटर्न कर रहे हैं कोई वैल्यू। जहाँ पे भी ये मेन एक फंक्शन है जिसकी बॉडी 16 यानी कि लाइन नंबर 16 से स्टार्ट होती है और लाइन नंबर 19 में खत्म हो जाती है, यानी कि मेन फंक्शन का स्कोप क्या है? लाइन नंबर 16 से लेकर लाइन नंबर 19 तक बेसिकली। और आपको बता दें कि ये जो सी प्लस प्लस है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर आप यहाँ पे एम कैपिटल लिख देंगे तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम के साथ मेन और स्मॉल एम के साथ मेन दोनों में फ़र्क है। तो ये कुछ बातें थी हमने लास्ट लेक्चर में की थी, और मैंने इसको जल्दी से आपको एक रिकैप कर दिया, ठीक है। तो अब हम जो मज़ीद जो है वो सी आउट के बारे में पढ़ेंगे कि सी आउट के ज़रिए हम किस तरह मुख्तलिफ तरीके से स्क्रीन पर प्रिंटिंग करा सकते हैं, और इसको हम कंसोल बोलते हैं। यानी कि कंसोल एक ऐसी विंडो होती है जहाँ पे खाली आप इनपुट जो है यूजिंग
कीबोर्ड देते हैं जिस पर टेक्स्ट जो है राइट होता है, या टेक्स्ट ही आपके सामने लिखा हुआ आएगा, इसको बोलते हैं कंसोल, ठीक है। और एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे ये इसके पीछे वाली स्क्रीन आपके सामने है। तो मैं इसको बंद कर दूँ, ये देखें, ये जो स्क्रीन है ये क्या है, GUI है, कि यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं, कुछ मेन्यू है, कुछ बटन है, वो मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके कोई कमांड देता हूँ, ठीक है। दिस इज GUI। तो अभी हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे, इनफैक्ट जो प्रोग्रामिंग आप लोग कर रहे हैं इस पूरे सेमेस्टर में या आगे भी, वो सारी कंसोल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन में। तो अब हम देखते हैं, होता यह है कि जब हम कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे देते हैं ना डबल कोट्स के अंदर, जो डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग दी है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डबल कोट्स के अंदर। और ये जितनी भी स्ट्रिंग आपके प्रोग्राम में होंगी वो सारी इस तरह से हाईलाइट कर देगा, इस कलर में, ये ID, ठीक है। और हम चाहते हैं, अच्छा अब मैं आगे लिखूँ ना, प्रोग्रामिंग इज़ अ ग्रेट फन, और आगे मैं लिखूँ दिस इज़ स्प्रिंग 2021 सेशन, ठीक है। अब मैं ये लिखता हूँ ना, और मैं इसको सेव करके Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+F5 प्रेस करूँगा, दोबारा चलाऊँगा, कंपाइल बिल्ड होकर चलेगा, ठीक है। तो ये है मेरे पास आउटपुट आ गई, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो आउटपुट आ गया, देखें। अब ये जो मैंने लिखा था दिस इज स्प्रिंग 2021 सेशन, तो देखें ये इस तरह से लिखा हुआ आ गया, लाइन में आ गया, ठीक है, ऐसे। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये नीचे लाइन में चला जाए, अगली लाइन में, मतलब ये इस तरह से दिस स्प्रिंग दिस इज में लिखना भूल गया, दिस इज स्प्रिंग 2021 सेशन, ठीक है। तो ये जो है वो अगली लाइन में चला जाए, इस लाइन में ना आए, बल्कि ये अगली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, जहाँ पे ये लिखा हुआ है सी यूज़र। तो इसके लिए यानी कि अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट मुख्तलिफ तरीके से फॉर्मेट हो, उसके लिए डिफरेंट हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस मौजूद हैं C++ में, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसको मैं सही कर लूँ, एक हमारे पास स्केप सीक्वेंस होता है \n, ठीक है। ये \n है ना, देखें इसको, इसने आपको पीला भी कर दिया इसको, ठीक है, येलो कर दिया। ये \n जो है वो एक स्केप सीक्वेंस है, जितने भी स्केप सीक्वेंसेस हैं वो बैकस्लैश के साथ स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आपके एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो, अगर स्ट्रिंग का वर्ड है तो स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स, स्ट्रिंग इज अ स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स होती है, और डबल कोट्स के अंदर अमूमन होती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर जो स्केप सीक्वेंसेस होते हैं वो हमेशा बैकस्लैश से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब भी कोई बैकस्लैश के साथ कोई चीज़ स्टार्ट होगी वो स्केप सीक्वेंस है। तो यहाँ पे \n का मतलब है कि जब कर्सर राइट करना शुरू करेगा ना, तो ये यहाँ शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करेगा लिखना, और ये लाइन लिख देगा, जब यहाँ तक पहुँचेगा ना FUN, और आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देगा, तो उसके बाद वो जो है ना, वो देखेगा कि भाई मेरे पास इसके बाद जो है ना \n पड़ा, यानी कि स्केप सीक्वेंस है। तो यहाँ से जो कर्सर है ना वो अगली लाइन में मूव हो जाएगा। तो \n का मतलब होता है कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर दो, और हमेशा जो है वो प्रिंटिंग वहाँ पे होती है यहाँ से जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। तो जब मैंने \n करूँगा और इस तरह से लिखूँगा, तो आप देखेंगे, आप ऐसे कंपाइल करके बिल्ड करके चलाता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये जो है ना दिस इज स्प्रिंग सेशन, ये अगली लाइन में आ गया, ठीक हो गया। तो \n का जो स्केप सीक्वेंस है वो कर्सर को न्यू लाइन में मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये समझ आ गई आप लोगों को, कोई इशू तो नहीं है। साथ साथ रिस्पॉन्स भी करते रहा करें, ताकि वो फिर मुझे आइडिया हो, क्योंकि अब हम ऑनलाइन सेशन में पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे तो ये पता नहीं लगता कि आप लोगों को समझ आ रही कि नहीं आ रही है। जब आप बताएंगे तो फिर मुझे पता लग जाएगा आप समझ आ रही है, तो साथ साथ बता भी दिया करें, ठीक है। तो देखें, ये अगर हम बुक में देखें तो ये प्रोग्राम है 2.2 उसमें लिखा है, और देखें ये इस तरीके से इसने लिखा है, इसमें से 2 स्ट्रिंग पास की, तो आप इस तरीके से भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जो था ना हमारे पास, अगर प्रोग्राम 2.1 पे मैं जाऊँ, जो कि उससे पहले था, तो उसको मैं दिखाता हूँ तो क्या था। अच्छा हमारे पास कुछ चेक पॉइंट क्वेश्चन भी आ गए हैं। अच्छा ये कर लीजिएगा, जो चेक पॉइंट क्वेश्चन है ना, आप ये याद रखें कि हमने जो चैप्टर्स पढ़ने हैं ना, उसके अंदर जितने भी चेक पॉइंट क्वेश्चन हैं, और जितनी भी उसके एक्सरसाइज के अंदर जो प्रोग्रामिंग चैलेंजेस हैं वो हमने करने हैं, ठीक है, वो आपने लाजमी करना है। तो ये 2 जो चेक पॉइंट क्वेश्चन है ना, इनको भी लाजमी आप कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पिछले लेक्चर से ताल्लुक़ रखते हैं।
तो ये देखें, अगर मैं ऊपर जाऊँ मज़ीद, देखिए जिसमें पहला प्रोग्राम लिखा था मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए जी, ये आपका पहला प्रोग्राम है सिंपल, जिसमें उसने स्ट्रिंग में ये लिख दिया था। तो यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामिंग इज़ ग्रेट फन, ठीक है। तो ये जो है वो एक उसने टेक्स्ट लिखा डबल कोट में, देखें वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, ठीक है ना। अब उसने 2.2 प्रोग्राम में आपको क्या दिखाया, 2.2 में वो दिखा रहा है कि उसने सेम यही काम किया, लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली है, क्योंकि उसमें उसमें प्रिंटिंग कैसे हो रही है, ऐसे ही हो रही है कि लिखा रहा है प्रोग्रामिंग इज़ ग्रेट फन। लेकिन आप देखें यहाँ पे उसने क्या किया कि आप एक सी आउट को ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स पास कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आप सी आउट, इसको बोलते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, है ना। स्ट्रीम इंसर्शन ही नाम है इसका, एक होता है स्ट्रीम इंसर्शन, एक होता है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन। ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, ठीक है। यानी कि ये आपकी स्ट्रीम पे कुछ चीज़ इंसर्ट करेगा, और स्ट्रीम आपकी जो है वो कंसोल है बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ कंसोल कंसोल में प्रिंट हो जाएगी, ये चीज़ सी आउट सबसे पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर ये चीज़ करेगा, ठीक है। तो इसका ये सिंटेक्स भी है लिखने का। दोनों लाइंस, एक ये लाइन और इससे ऊपर जो लाइन थी पहली वाली, ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही चीज़ प्रिंट करेंगी जो कि ये है। लेकिन दोनों को, दोनों में जो सिंटेक्स है वो डिफरेंस है। आप देख रहे हैं क्या कि आप ये सी आउट के साथ आप ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो है वो मल्टीपल लगा सकते हैं। इस तरह अगर मैं कुछ तीसरा लगाना चाहूँ वो भी लगा सकता हूँ, ठीक है। या हम अगर मैं इधर आऊँ और इसको देखें, मैं इस तरह से कर दूँ, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ ना आपको। तो ये मैं इस तरह करूँ और ये लगाऊँ और फिर ये करूँ, ठीक है, और फिर ये करूँ और ठीक हो गया जी। ठीक है जी, देखिए मैंने एक लाइन में अब कितने स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ कर लिए, एक एक 4। दो, हाँ 4 यूज़ कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी अब मैं जब इसको लिखूँ चलाऊंगा ना, तो इसकी आउटपुट वही आएगी जो पहले आई थी आपके सामने, ठीक है। कि ये पहले लाइन में लिखा हुआ आएगा प्रोग्राम इज ग्रेट फन, ठीक है, और उसका बैकस्लैश है ना, तो फिर वो अगली लाइन में जाके प्रिंट हुआ आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि तरीका, यानी कि ये आउटपुट एक ही आ रही है, लेकिन काम करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये वेरिएशन पता लगी, ठीक हो गया। अच्छा हम सीधा आगे आते हैं। तो ये देखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक तीसरी वेरिएशन क्या, ये देखें, इसने एक लाइन में ये लिखा है, और आपको मैंने बताया था कि हर एक लाइन सी प्लस प्लस में सेमी कॉलन पे एंड होती है। जैसे हमारे इंग्लिश के अंदर एक लाइन जो है वो फुल स्टॉप पे, एक्सक्लेमेशन मार्क पे या क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होती है, सी प्लस प्लस में एक लाइन जो है वो सेमी कॉलन पर ख़त्म होती है। तो इसने 2 लाइनें बना सर दी। जी बेटा। सर अगर हम लोग बैक स्लैश नहीं यूज करते तो, और हम लोग एक न्यू सी आउट ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं, लाइक उसे दूसरी लाइन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसे नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे ना दोबारा से न्यू सी आउट ऑब्जेक्ट यूज करके। उसको नहीं, उसे ऐसा नहीं होगा, देखा ना, ये वही तो आपको उदाहरण देखिए, यहाँ पे देखो इसने लिखा है प्रोग्रामिंग इज एक लाइन में, ठीक है, लाइन नंबर 7 में इसने ये एक सी आउट जो है वो यूज़ करते हुए एक चीज़ प्रिंट की है कंसोल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उसने लाइन नंबर 8 में दोबारा से ये चीज़ प्रिंट की अगली लाइन में। लेकिन जब हमने ये अगली लाइन में लिखा है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये ग्रेट फन जो है वो अगली लाइन में लिखाएगा, बल्कि वो वहाँ पे लिखाएगा जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है। जब प्रिंटिंग स्टार्ट होगी तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, प्रोग्रामिंग इज प्रिंट करने के बाद यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर। तो अब अगली प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो एक्चुअली जब भी आप सी आउट के थ्रू कुछ प्रिंट करते हो ना कंसोल के ऊपर, तो असूल इसका ये है कि हमेशा प्रिंटिंग वहां से स्टार्ट होती है जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, जहाँ पे कर्सर मौजूद होगा। तो चूंकि लाइन नंबर 7 पे कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में था, तो ये बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ आ गया। और लाइन नंबर 8 में दोबारा दोबारा जब आपने सी आउट किया, तो चूंकि कर्सर जो है वो इधर 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 ब्लिंक कर रहा था, अब ये अगली लाइन में नहीं गया, पहले लाइन में ही मौजूद है, तो इसलिए प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो आपने ये असूल याद रखना है कि सी आउट में जब भी आप कुछ प्रिंट कर रहे होते हैं तो प्रिंटिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होती है जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये लिख दिया एक लाइन में, ये लिख दिया अगली लाइन में, तो वो अगली लाइन में चला जाएगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, वो अगली लाइन तब जाएगा जब बैकस्लैश एन यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। यस सर।
ठीक हो गया जी। तो ये एक तीसरा तरीका है लिखने का, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। और इसमें उसने जो बेसिक जो चीज़ बताने वाली थी वो यही थी, जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, ठीक है, कि हमेशा प्रिंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। तो देखें बेशक ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई है, लाइन नंबर 7, और लाइन नंबर 8 में हमने एक और स्ट्रिंग दी है प्रिंट करने के लिए, लेकिन वो जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो वहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट होगी जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है जी, यहाँ ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि अभी इसको स्पेस सीक्वेंस नहीं ना मिला। और अगर मैं तीसरी लाइन लिखूंगा सी आउट के इधर नीचे, तो वो वहाँ से प्रिंट होगी, वो यहाँ से प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स से आगे, ठीक है सर जी बेटा। सर ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है प्रोग्राम इज, उसके आगे स्पेस है फिर स्ट्रिंग है, तो जी इसका भी बता दें। क्या बता दूँ? प्रोग्राम इज आगे उसने स्पेस के बाद उसने स्ट्रिंग लगाई हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, देखिए ना, इसलिए तो स्पेस के बाद, अगर वो यहाँ पे इसके बाद स्पेस ना देता तो इधर स्पेस नहीं होती, इन दोनों के दरमियान स्पेस आपको नजर आ रही है, स्पेस ना होती, इसलिए उसने स्पेस दी। सर ये आपने पहले बताया था कि इसके 3 तरीके हैं, तो 2 का पता है, तीसरा भी बता दें। क्या क्या मतलब कि स्पेस, अगर किसी प्रोग्राम में स्पेस लगानी हो तो यहाँ प्रोग्राम ये जो पी है ना, इसके पहले स्पेस लगा दे, तो इससे भी हमारी स्पेस आ जाएगी प्रोग्राम आउटपुट में। अगर ये जो इसके बाद है स्पेस इधर भी लगा देंगे तो फिर भी। और थर्ड वाली कौन सी थी? ये मैंने लिखा हुआ है लेकिन थर्ड वाला नहीं लिखा हुआ। हाँ, स्पेस स्पेस के लिए हमारे पास कोई होता है स्केप सीक्वेंस यूज, हम आगे देख लेते हैं। किसी को पता है स्केप स्केप के लिए स्केप सीक्वेंस यूज होता है कोई? थर्ड तो मुझे देखिए, दो ही तरीके हैं ना, अगर आप चाहते हैं ना इज और ग्रेड के दरमियान स्पेस आए, तो यहाँ स्पेस दे दें आप, अगर यहाँ स्पेस नहीं दी है तो यहाँ दे दें, जी से जी पहले सर। स्पेस दे दें, तो स्पेस आ जाएगी दोनों के दरमियान। लेकिन तीसरा तरीके से क्या मुराद है? तीसरा तरीका स्केप, मेरा नहीं ख्याल कि स्केप की हमारे पास ऐसा है जो कि स्पेस देती है, शायद नहीं है ऐसा, आई थिंक ओके सर, ओके सर। अगर होगा तो आगे हम पढ़ लेते हैं अभी। और ये देखें, ये तीसरा है, ये वो देखें मेथड उसने बताया आपको। एक और देखें, ये प्रिंटिंग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगी? बिल्कुल स्टार्ट से, ठीक है, और ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। जब ये लाइन प्रिंट हो जाएगी तो कर्सर यहाँ एस के बाद ब्लिंक कर रहा होगा, तो आगे जो ड्यूरिंग लिखा है वो एस के साथ ही लिखाएगा। देखेंगे, देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखें इसने ना इधर स्पेस दी है और ना इधर स्पेस दी है, तो इसलिए दोनों साथ साथ प्रिंटिंग शुरू हुई है। और जब यहाँ पे लाइन एंड हो जाएगी तो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा, ये इस कॉलम के बाद, तो सी जो है इस कॉलम के बाद लिखा हुआ आएगा, ये देखिए, ठीक हो गया। और गेम्स है तो सी जो है ये देखें कॉफ़ी वाला इधर लिखा हुआ आएगा, और फिर ये जो ई है और ए है ये देखिए। तो इस प्रोग्राम को देख लें गौर से और इसको समझ लें कि इसकी आउटपुट कैसे आई है, नीचे इसमें दी हुई है। और अगर कोई आपका सवाल है तो पूछ लें मुझसे। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव एक प्रोग्राम है ये बेसिकली आपको मुख्तलिफ तरीके से प्रिंटिंग सिखा रहा है, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है कि कंसोल में प्रिंटिंग होती कैसे है। और इस इन तीनों चीज़ों के अंदर जो एक रूल है वो यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है कि हमेशा प्रिंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, ठीक है। अब हम अगर चाहते हैं कर्सर को आगे मूव कर दें, हम चाहते हैं कि भाई ये वाली लाइन जो है ना जब लिखी जाए तो ये कंसोल पे पहले में प्रिंट हो, ये जो है वो अगले में प्रिंट हो, और ये उससे अगले में प्रिंट हो। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक क्या होता है एंड एल, एंड लाइन, ठीक है। ये क्या होता है स्ट्रीम मैनिपुलेटर। अगर हम चाहते हैं कि सी आउट प्रिंटिंग, सी आउट जो है प्रिंट करे वो अगली लाइन नई लाइन से प्रिंट करे, तो इसके दो तरीके हैं हमारे पास। देयर आर टू वेज टू इंस्ट्रक्ट सी आउट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। फर्स्ट वे इज के आप स्ट्रीम मैनिपुलेटर जो है यूज़ कर लें, ठीक है। वो क्या है स्ट्रीम मैनिपुलेटर एंड एल है, वो भी हम देखते हैं, ये एंड एल है, स्ट्रीम मैनिपुलेटर एंड एल। या फिर हमारे पास कोई स्केप सीक्वेंस होता है, जैसे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बैक स्लैश। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने कर्सर को आप अगले में मूव कर दें तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम यानी कि स्केप सीक्वेंस यूज़ कर लें, हाँ बैक स्लैश यूज़ कर लें। या दूसरा तरीका है कि आप स्ट्रीम मैनिपुलेटर ऑपरेटर यूज़ कर लें। तो ये जो एंड एल है वो स्ट्रीम मैनिपुलेटर ऑपरेटर है बेसिकली, और वो क्या है वो ये है देखिए, क्योंकि इस एस के बाद इसने क्या किया, यहाँ बैक स्लैश एन भी लगा सकता था और दूसरा काम कर सकता था कि
मैं एंडर लगा सकता हूँ, उसने एंडर लगाया बेसिकली। देखिए हर लाइन के एंड में उसने क्या लगा दिया, एंडर। इस प्रोग्राम और पिछले प्रोग्राम में फ़र्क यही है कि इसने हर लाइन के एंड में क्या लगा दिया, एंड एल। तो एंड एल क्या है, स्ट्रीम मैनिपुलेटर ऑपरेटर है, और ये क्या करता है, लाइन को ख़त्म कर देता है, यानी कि यहाँ पे लाइन हमारी ख़त्म हो रही है, ठीक है। जी सर। और ये देखें अब हर एक लाइन अगली अगली लाइन में प्रिंट हुई है, आपके सामने आ रही न्यू लाइन में, ठीक है जी। तो अब जरा इसकी आउटपुट बताएंगे मुझे, इसकी आउटपुट क्या आएगी? लिख के बता दें जल्दी से मुझे अपने चैट में ना, कोई भी बच्चा मुझे लिख के बता दे कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। पूरा लिख के बताएं। अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा वैसे, है नोट करूँ, चले मैं इसका बताता हूँ ये कैसे आएगा, आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऐसे लिखा आएगा, माई पेट्स आर, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में चला जाएगा, डॉग्स। उसके बाद फिर लाइन में चला जाएगा कैट, फिर लाइन में चला जाएगा बर्ड। तो ये इसकी ब्रांडिंग होगी ऐसे, ठीक है। हाँ जी सही लिखा, आकिब ने बिल्कुल सही लिखा, अलिस्मा ने सही लिखा, अर्जुन ने, हाँ ठीक है बिल्कुल सही लिखा आपने। आर तो नहीं, आर आर किसने अगली लाइन में लिख दिया? सर वो गलती से लिखा गया था। हाँ ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको हम खत्म कर देते हैं, तो भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गई। चलें जी, तो इसका बता दें जी, इसकी 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 आउटपुट मैंने दिखा रहा आपको, आप मुझे बताएंगे इसकी आउटपुट क्या है इस 2.6 प्रोग्राम की। लेकिन यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया, बैक स्लैश यूज़ किया हैंडल की जगह बस, इनफैक्ट। तो इसकी प्रिंटिंग ऐसे ही है जैसे पहले की थी, बस उसमें 2.5 में उसने क्या यूज़ किया था, एंडल स्ट्रीम मैनिपुलेटर ऑपरेटर, और यहाँ पे उसने बैक स्लैश यूज़ किया। तो अब आपकी मर्ज़ी है अपने प्रोग्राम में, अगर आप चाहते हैं कि आप अगली लाइन में प्रिंट करें तो चाहे तो एंडल यूज़ कर लें, चाहे तो बैक स्लैश यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। वैसे बैक स्लैश को यूज़ करना ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें कम टाइपिंग करनी पड़ेगी, एंडल में ज़रा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्केप सीक्वेंस, दिस इज बैक स्लैश इज अ न्यू लाइन स्केप सीक्वेंस, इसका नाम ये है, न्यू स्केप सीक्वेंस, न्यू लाइन स्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो मुख्तलिफ स्केप सीक्वेंस, अच्छा ये नहीं होगा, अच्छा अगर आप ये लिख दोगे ना, याद रखें हमेशा ये बात आपने याद रखनी, पहला सूल तो यह था कि भाई प्रिंटिंग हमेशा स्टार्ट होती है जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। दूसरी बात याद रखना कि बैक स्लैश जो, यानी कि जो हमारे पास जितने भी स्केप सीक्वेंसेज हैं वो हमेशा बैक स्लैश से स्टार्ट होता है, बैक स्लैश ऐसे होती है। तो अगर आपने बैक स्लैश का फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया तो क्या होगा, आपको बता सकता है क्या प्रिंट होगा? वैसे ही प्रिंट होगा जैसे हम लिखा जाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा। बिल्कुल शाबाश, सही बताया बच्ची ने, ये बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट होगा। अगर आपने बैक साइड का ये फॉरवर्ड साइड डाल दिया ना तो वो ऐसे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे ऐसे प्रिंट हो जाएगा, जैसे लिखेंगे वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो हम स्केप सीक्वेंस बैक स्लैश के साथ है, ये याद रखना आपने, ठीक है। गुड मॉर्निंग, अच्छा ये कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। एक तो एक अब वो एरर बता रहा है आपको, एक तो ये गलत है, यहाँ पे आपने जो है वो बैक स्लैश की बजाय फॉरवर्ड स्लैश डाल दी तो इसलिए वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये चीज़ जो है, ये चीज़ एरर है, दिस इज सिंटैक्स एरर, दिस इज सिंटैक्स एरर। जब भी आपके प्रोग्राम में, याद रखें, जब भी आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर होगा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, ठीक है, कंपाइल ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये बैक स्लैश एन जो है वो स्केप सीक्वेंस है, और स्केप सीक्वेंस हमेशा स्ट्रिंग में आता है, तो ये हमेशा डबल कोट्स में होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर आप डबल कोट्स डालना भूल जाएंगे तो ये एरर है, और ये सिंटैक्स एरर है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे कि मैंने यहाँ बैक स्लैश एन लिखा ना तो डबल कोट्स में डाला, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या होगा, ये जी कंपाइलेशन एरर है। और देखें आप जब आईडीई के अंदर, विजुअल स्टूडियो के अंदर ये लिख रहे हैं और आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है, तो जहाँ पे सिंटैक्स एरर होगा वो उसको रेड कर देगा, ठीक है, वो क्या कर देगा, उसको
रेड कर देगा। लेकिन रेड मार्क कर दिया ना, इसका मतलब है आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। अब इसको कंपाइल करूंगा ना, कंट्रोल F5 करूंगा तो क्या होगा, ये देखें जी, मुझे क्या देगा जी, आपके एरर है जी। मैं कहूँगा नहीं ठीक है एरर है, तो वो आपको दिखाएगा भी एरर। ये देखें कहाँ पे एरर है आपका, ठीक है। ये एरर का कोड है, ये एरर की डिस्क्रिप्शन है, और ये वो लाइन नंबर बता रहा है कि आपकी इस फाइल में ये लाइन नंबर है। तो ये फाइल तो यही है, लाइन नंबर 17 है, यहाँ पे एरर है, और लाइन नंबर 17 के ऊपर एरर है। और उसने वो बता भी रहा है कि ये टोकन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सका, और वो बता रहा है कि इलीगल स्केप सीक्वेंस आपने यूज़ किया, ठीक है। तो ये एरर का कोड होता है, इस कोड पे आप क्लिक करोगे तो वो गूगल पे जो है वो खोल जाएगी, इसकी डिस्क्रिप्शन उसका फिक्स भी आ जाएगा। तो अमूमन आप अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसमें आपको एरर आ जाए तो इस तरीके से आप किसी भी एरर को अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसका कोड होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, और फाइल होती है, किस फाइल में लाइन नंबर बताता है कौन सी लाइन नंबर पे कहाँ पर है, और उसको रेड भी कर देता है, ठीक है। ये एक चीज़ आपको मैंने बता दी। तो इसका हल क्या है कि इसको मैं डबल कोट में डाल दूँ, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और ये भी सही है, ऐसे भी आप लिख देंगे तो भी सही है, ठीक है ना जी। अब ये टेबल 2.2 इंपॉर्टेंट है, इसमें उसने आपको कॉमन स्केप सीक्वेंसेस बता दिए, ठीक है। और भी बहुत सारे स्केप सीक्वेंस यूज़ होते हैं। बैकस्लैश तो आपने देख लिया, वो न्यू लाइन में कर्सर को मूव करता है। ये बैकस्लैश टी क्या करता है, कॉजेज द कर्सर टू स्किप ओवर द नेक्स्ट टैब स्टॉप, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल टैब दे देता है। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ना, ये देखें अगर मैं इधर बैकस्लैश टी डाल दूँ ना, तो अब क्या होगा, अब ये होगा जी, मेरे पास एक एक बीच में जो है ना वो टैब की स्पेस आ जाएगी। ये देखें दिस और स्प्रिंग के दरमियान क्या है, काफ़ी सारी स्पेस आ गई। टैब टैब हम हमेशा टैब होता है ना, टैब 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 जो होता है ये मल्टीपल स्पेसेस इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। और टैब का एक साइज़ होता है, अगर टैब का साइज़ 4 है तो उसका मतलब 4 स्पेसेस इंसर्ट कर देगा वो। टैब का साइज़ 5 है तो 5 स्पेसेस। तो ये जो है ना टैब दो कह लो कि स्ट्रिंग टोकन्स के दरमियान टैब को जो है ना वो इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, बैकस्लैश टी। और बैकस्लैश ए तो ये अलार्म की आवाज़ जो है वो निकालता है। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो बस आपको पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं आएगी। अगर मैं लिखूँ बैकस्लैश ए बैकस्लैश ए बैकस्लैश ए बैकस्लैश ए, ठीक है, चलाऊँ, देखते हैं शायद आपको आवाज़ आती कि नहीं आती। आवाज़ आई? यस सर। हाँ, तो ये आवाज़ जो है वो निकालता है। तो आप ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो आवाज़ें निकालता हो, तो अपने प्रोग्राम में बैकस्लैश ए डालना शुरू कर दें। और अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूसली निकालता रहे तो लूप में लगा दें। खैर लूप हम आगे 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 पढ़ेंगे छठे चैप्टर में। तो ये जो है अलार्म, अगर आप चाहते हैं कि कुछ आवाज़ें निकाले आवाज़ मोटर, तो वहाँ भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बैकस्लैश बी क्या करता है, एक कर्सर को एक पोजीशन लेफ्ट मूव कर देता है। तो देखिए ज़रा, मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ ना, बैकस्लैश टी में को हटा देता हूँ, तो अब मैं कहता हूँ बैकस्लैश बी। मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट्स हैपन, किस तरह से प्रिंटिंग होगी? शाबाश, कोई मुझे बताया कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। बैकस्लैश बी का मतलब है कर्सर को पीछे मूव कर दो, एक स्टेप पीछे मूव कर दो। स्पेस खत्म हो जाएगी। सर ये जो दिस इज है ना एस वाला वो खत्म हो जाएगा, तो उसकी जगह पे वो दूसरा प्रिंट हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा बेटा, स्पेस बचने से देखो ना, ये इसके बाद स्पेस है, उसके बाद बैकस्लैश बी है। तो बैकस्लैश बी जो है वो क्या करेगा, स्पेस को खत्म कर देगा। तो अब इसलिए ये इज का एस और स्प्रिंग का एस दोनों साथ साथ लिखे आएंगे, ठीक हो गया जी। तो बैकस्लैश बी क्या करता है, कर्सर को एक करैक्टर पीछे मूव करता है। समझ आ गई बात? तो अगर मैं लिखूंगा ना यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना बैकस्लैश बी, अब क्या होगा तू बता सकता है? सर ये जो जी वाला खत्म हो जाएगा ना फिर, हाँ जी, अब जी वाला तो वो प्रिंट हो जाएगा। और क्या आएगा उसकी सर जगह? अब ये खत्म हो जाएगा। जी वाला खत्म हो जाएगा खाली बस, और फिर स्पेस के साथ, ठीक है ना, ठीक है ना। जी सर। आपने जी के बाद बैकस्लैश बी डाला, तो अब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ से कर्सर पीछे मूव हो जाएगा, जी पे चला जाएगा, और जो स्पेस है वो जी पे प्रिंट हो जाएगी, तो जी खाली हो जाएगा बेसिकली। और फिर जो 21 जो है प्रिंट होता हुआ आएगा, ठीक हो गया जी। इस तरह की मैं आपने असाइनमेंट भी एक की थी ना, आप लोगों ने की थी ना, आप लोगों ने असाइनमेंट शुरू में अपनी। जी सर। जी सर ठीक। तो ये जो बच्चे शिफ्टेड है उनको समझ आ रही है भाई बच्चों? अगर किसी को समझ ना आए, किसी भी बच्चे या बच्ची को, कोई भी बच्चा है वो, चाहे वो मॉर्निंग का, इससे जो शिफ्टेड है, तो मुझसे पूछ लें काइंडली, ठीक है।
ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो, आप लोगों को ऐसा ना कुछ समझ ना आ रही हो। देखें बहुत ज़रूरी है इसको जानना। अगेन मैं आपको बताऊंगा, प्रोग्रामिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ये मुश्किल है क्योंकि नई चीज़ है, पहली बार पढ़ रहे हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी और प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी होगी। तो ये चीज़ आप जब जो बंदा मेहनत ज़्यादा करेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा, तो उसको कवर अप कर लेगा। और इसमें आपने शर्माना नहीं है, कुछ सवाल कुछ भी नहीं आता और मतलब कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो फ़ौरन पूछिए, ताकि आप उसको मिस ना कर दें। मिस कर देंगे तो प्रॉब्लम इसलिए भी होगी क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग में हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप है। अगली चीज़ पिछली चीज़ पे बेस करती है। अगर आपकी बेस पिछली चीज़ नहीं आती होगी आपको, तो अगली चीज़ भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए पूछना आपने लाजमी है। तो बैक स्लैश आर क्या करता है, कर्सर को लाइन के शुरू में मूव कर देता है। कर्सर को लाइन के शुरू में मूव कर देता है। देखें अगर मैं बैक स्लैश आर इधर लिख दूँ ना, बल्कि ये देखें, चलें मैं लिखता हूँ बैक स्लैश आर, अब क्या होगा तो आ सकता है व्हाट हैपेंड। समझ में आ रही है प्रोग्राम। तो ये स्टार्ट पे चले जाएगा, मतलब कि 2 है वो एस के साथ रिप्लेस हो जाएगा। टू जो है वो टी के साथ, देखो क्या हुआ जब आपने लिखा ना अगली लाइन में, यहाँ तक तो फन तक तो पहुंचा, बैक स्लैश अगली लाइन में चला गया। अब उसने प्रिंट किया ना दिस इज स्प्रिंग स्पेस, उसके बाद उसको आ गया बैक स्लैश आर, तो वो जो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा था, यहाँ के बजाय कर्सर कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल शुरू में चला जाएगा बैक स्लैश आर की वजह से। और अगली प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, लाइन के शुरू से स्टार्ट होगी। और देखें ये 2021 ने जो है इन तमाम को रिप्लेस आउट कर दिया। अगर मैं अम, अगर मैं जो है ना इसके सामने इसके साथ कुछ और भी लिखूँ मिसाल के तौर पे, बल्कि नहीं इधर मैं कुछ और लिख देता हूँ, कुछ भी वैसे ही। तो अब देखिए, एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा वो ASDSG लिखा हुआ है। दोबारा रिपीट कर दें, इसकी समझ नहीं आई। हाँ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये देखें बैक स्लैश आर का मतलब होता है, बैक स्लैश आर का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि भाई कर्सर को शुरू में मूव कर दो, लाइन के शुरू में मूव कर दो। बैक स्लैश एन कर्सर को अगली लाइन में मूव करता है, न्यू लाइन में। बैक स्लैश आर कर्सर को लाइन के शुरू में मूव करता है। ठीक है, और इसने यहाँ पे लिखा भी है कि अगले लाइन में मूव नहीं करता बल्कि लाइन के शुरू में मूव करता है। तो अब क्या होगा जब मैं इसको लिखूंगा ना, तो होगा ये देखें बच्चे कि यहाँ तक तो आपके पास फन लिखा हुआ आ गया और उसके बाद आपने बैक स्लैश हैंडल तो कर्सर अगली लाइन में मूव हो गया। अब दिस इज स्प्रिंग लिखा हुआ आ जाएगा। जब दिस इज स्प्रिंग आगे स्पेस लिखी हुई आ जाएगी ना, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, एक स्केप सीक्वेंस है और वो क्या है बैक स्लैश आ रहा है। इससे क्या होगा कि कर्सर जो यहाँ ब्लिंक कर रहा था अभी, क्योंकि अगली चीज़ जो लिखी जानी थी वो आगे स्प्रिंग से आगे लिखी जानी थी ना, लेकिन वो यहाँ से नहीं लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बैक स्लैश आर की वजह से कर्सर जो है वो लाइन के बिल्कुल शुरू में चला जाएगा। लाइन के शुरू में क्या पड़ा हुआ है, टी पड़ा हुआ है ना, लाइन के शुरू में टी है ना, तो कर्सर या इधर आ जाएगा और यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करेगा। क्या लिखेगा, 22 लिखेगा यहाँ पे, 0 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। ठीक है, फिर स्पेस देगा एक, फिर लिखेगा सेशन SES, फिर SION। ठीक है, तो ये सेशन लिखा आएगा और जो है ना वो आपका कह लो स्पेस भी इधर में आना, तो इस सेशन लिखे आने के साथ ये सारा वाइप आउट हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई? सर दिस इज स्प्रिंग रिमूव हो गया। हाँ जी, इसकी वजह ये है, इसकी वजह क्या है, इसलिए रिमूव हो गया कि इसके करेक्टर्स और इसके करेक्टर सेम है। अगर आप काउंट करें ना, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 स्पेस, ये स्पेस है तो ठीक है 15 करेक्टर्स है ना। अब यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 13 तक तो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और आगे स्पेस है इसलिए जो है ना 13 करेक्टर्स कितने बनते हैं यहाँ से, टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये 13 करेक्टर रिप्लेस हो गए यहाँ पे हमारे पास। और वैसे इसको मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें हमें जी भी प्रिंट करना चाहिए, इसने जी नहीं प्रिंट किया, शायद स्पेस की वजह से नहीं किया होगा। और सर तो आपने दोबारा वो सेंटेंस लिखे थे ना, वो वाले सेंटेंस क्या हुआ जी? जब आप आगे वो सही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बच्चा। सर आई मीन तो आप बात कर रही थी ना
सॉरी, मैं आपको दोबारा नहीं सुन पा रहा हूँ। आप आपकी आवाज़ आती है, फिर वो फिर फेड आउट हो जाती है। ये समझ आ गई आप लोगों को? लेकिन अगर मैं यहाँ कैरेक्टर पे जरूरी काउंट करने होते हैं? नहीं, मैं आपको इसका लॉजिक समझा रहा हूँ ना। यानी कि आप करेक्टर काउंट करना ज़रूरी नहीं है। करेक्टर काउंट मैंने इसलिए आपको किया कि मैं आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है यहाँ पे, कि ताकि आपको ये समझ आ जाए कि 2021 ने इसको कैसे रिप्लेस कर दिया। देखिए, अगर ये स्ट्रिंग देखें ना, अब इस बैक स्लैश आर के बाद तो कर्सर शुरू में चला गया। तो अगर ये वाली स्ट्रिंग जो है वो इतनी बड़ी है, इसके बराबर है, इससे बड़ी है, तो ये तो सारी इसको ख़त्म कर देगी ना। अब देखिए, अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ में कुछ और लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ BS4, तो अब देखिएगा BS4 लिखा हुआ आएगा, वो रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है ना BS4। जी सेम। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखें 2021 जो है ना, जब इसके बाद कर्सर यहाँ शुरू में मूव हो गया। अब जब शुरू में मूव हो गया तो टी को उसने 2 से रिप्लेस किया, क्योंकि प्रिंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी ना। जब उसके साथ और एज की जगह उसने 0 प्रिंट कर दिया हाँ और आई जी, की जगह 2। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह जितना वो फिलअप कर लेगा, जो बाकी बचेगा उधर प्रिंट हो जाएगा। ठीक ओके हो गया ना? सर। ये ऐसे है, मतलब आपको मैं एक्चुअली लॉजिक समझा रहा हूँ कि पीछे बिहाइंड सीन हो क्या रहा है। तो इसमें मेन चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, कि आपको उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए कि ये कैसे काम करता है, ताकि आपको अगर पेपर में आए या वैसे आए तो आप इसको कर सको। ठीक है, तो बैक स्लैश आर भी हमने पढ़ लिया कि बैक स्लैश आर जो है वो क्या करता है। ठीक है जी। और डबल बैक स्लैश क्या करता है? ये बैक स्लैश को प्रिंट करता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप बैक स्लैश को कंसोल के ऊपर प्रिंट करें, तो आप क्या करेंगे? डबल बैक स्लैश डाल देंगे। तो इससे क्या होगा? बैक स्लैश जो है ना वो प्रिंट हो जाएगी कंसोल। मैं अगर ये डाल दूंगा, तो अब देखें, ये एक बैक स्लैश यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक हो गया? तो अगर आप बैक स्लैश प्रिंट करना चाहते हैं तो डबल बैक स्लैश डालेंगे। सिंगल कोड को प्रिंट करना चाहते हैं तो बैक स्लैश सिंगल कोड। डबल कोड्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो बैक स्लैश डबल कोड्स। ठीक हो गया जी? तो ये डिफरेंट स्केप सीक्वेंसेज हैं। ठीक है, तो इसका आपको पता भी होना चाहिए। सर इस टेबल को अब याद कर लीजिए जी। सर ये जो बैक स्लैश टी है, इसकी मतलब ये इसकी डिफरेंट स्पेसेस कैसे ये देगा, मतलब साइज उनका डिफरेंट कैसे होगा? नहीं, सेम होता है। जब भी आप बैक स्लैश डालोगे तो सेम साइज डालेगा। यानी कि मैं मिसाल के तौर पर आपको देता हूँ। मैंने ना यहाँ पे दिया बैक स्लैश टी, ये देखें, मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ स्पेस, और मैं कहता हूँ बैक स्लैश टी। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी जो है ना बैक स्लैश टी डालता हूँ स्पेस खत्म करके। तो अब देखेंगे, अब मैं आपको रन करता हूँ ना, तो आप देखिएगा कि 2 जगह मैं बैक स्लैश टी यूज़ किया। एक यहाँ यूज़ किया था और ए के बाद यूज़ किया। तो इसने इसने क्या किया? ये स्पेस है और एक ये स्पेस है, यहाँ भी उसको सेम स्पेस देनी चाहिए। इसने बनी क्यों सेम स्पेस नहीं दी है? एक मिनट, एक मिनट। चलो, बैकस्लैश टी है ना, मैं बैकस्लैश टी कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल टैब, हम चले ऐसा कर लेते हैं, बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी बेटा एक स्पेस। हाँ देखें, अब ये कुछ जो है ना वो बात समझ में आई है। और मैं ना कंसिस्टेंसी के लिए ना इसको ख़त्म करता हूँ और इधर बैकस्लैश टी डालता हूँ, ताकि आखिरी जो है ना उनमें आए, बात होगी समझ आ जाए। ये देखें जी, बैकस्लैश टी जब भी यूज़ करोगे ना तो वो सेम नंबर ऑफ स्पेस डालेगा। देखिए, ये स्पेसिस और ये स्पेसिस ये सेम है। नहीं कि टैब का नहीं साइज होता है 4 5, जो भी साइज होता है अमूमन 4 होता है। तो इसका मतलब है 4 स्पेसिस वो इंसर्ट कर देगा। यानी कि ग्रेट और फन के दरमियान क्या होगा जी? 4 स्पेसिस होंगे। और 2021 और सेशन के दौरान 4 स्पेसिस होंगे। तो अगर मैं यहाँ स्पेस दे दूँ तो बंद कर देते हैं, खुलाते हैं, तो
मैंने कुछ तरह से जो है मैंने आ गया, ठीक है। तो बैक स्लैश टी जो है ना वो हॉरिजॉन्टल टैब देने के लिए यूज होता है। टैब क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेसेस होती हैं और वो एक जितनी होती है। जब भी आप बैक स्लैश टी डालोगे एक जितनी स्पेस देगा, ठीक है। बात समझ आ गई? क्वेश्चन क्लियर हो यस सर। गया? ठीक हो गया, बहुत अच्छा। हाँ, एक और वार्निंग आपको यहाँ पे दे रहा है क्या, when using escape sequences do not put a space between the backslash and control character। तो वो ये कह रहा है कि जब भी आप ये यूज़ कर रहे हो तो ऐसा ना करें कि बैकस्लैश और इस टी के दरमियान जो करेक्टर आप दे रहे हैं इसमें स्पेस दे दें, फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर ये काम करोगे, देखो मैं स्पेस दे दी ना, ये काम करूँगा मैं, तो ये काम करूँगा तो अब काम खराब हो जाएगा। अब कुछ अजीब गरीब सा प्रिंट होता आपके सामने आएगा, मतलब चीज़ों के सब आएगा, देखें वो टी लिखा हुआ आ गया एज इट इज़, ठीक है। बैकस्लैश में स्किप कर दी, ठीक हो गया। तो ये काम नहीं करना जिसने वार्निंग आपको दी है। तो जो स्केप सीक्वेंसेस होते हैं उनके इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इंक्लूड डायरेक्टिव के बारे में आपको बता चुका था। इंक्लूड डायरेक्टिव जो है सुनिए सर, जी बेटा, सर आपने कहा कि हम बैक स्लैश टी को मल्टीपल साइज स्पेसेस देने के लिए यूज करते हैं, तो वो आपने क्यों कहा था? अगर साइज सेम ही है तो मतलब अभी आपने पहले कहा था कि हम मल्टीपल साइज स्पेसेस देने के लिए इसे यूज करते हैं। नहीं मैंने वो उसको गलत प्रोनाउंस कर दिया होगा, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा था कि मल्टीपल साइज स्पेसेस, यानी कि टैब जो है वो मल्टीपल स्पेसेस देने के लिए यूज होता है। यानी कि आप एक स्पेस देते हो ना, उससे तो एक स्पेस ही आएगी। अगर आप चाहते हो कि आप 4 स्पेसेस एक साथ दे दो, तो एक तरीका तो ये है कि आप 4 स्पेसेस दे दो उसमें, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है कि आप बैकस्लैश टी यूज कर लो तो 4 स्पेसेस इंसर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली बताना मैं चाह रहा था, जो बैकस्लैश टी है टैब, वो बेसिकली मल्टीपल स्पेसेस देने के लिए यूज होता है, मल्टीपल स्पेसेस एक साथ। सही बात। यस सर। चलें जी, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। प्रीवियस क्या होता है, चेक पॉइंट क्वेश्चन आ गए हैं, फिर कर लीजिएगा। ये प्रोग्राम है तो ये इन्होंने जो है उल्ट पुलट लिख दिया, इसको आपने सही करके लिखना है, ठीक है। और उसके बाद उसकी आउटपुट भी बतानी है आपने क्या है। इस प्रोग्राम को स्टडी करें और इसकी आउटपुट बता दें क्या प्रिंट करेगा। ये बताएं जी, क्या प्रिंट करेगा? ये फर्स्ट लाइन पे आएगा द वर्क्स ऑफ वोल्फ गैंग, फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा जी। इंक्लूड, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फिर आएगा द तुर्किश मार्च, फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा एंड सिम्फनी नंबर 40 और उसके बाद इन मिरर जी, ये सात इकट्ठे लिखा जाएगा और फिर नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो बस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे जिन बच्चों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो अब उस प्रॉब्लम को दूर करते हुए इसको जो है ना अपनी उस कमियों को को ख़त्म कर रहे हैं, और मतलब अब वो साथ मिल जाए, साथ साथ हो जाए, ठीक है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, वेरिएबल्स एंड लिटरल। हम 2 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि 2 मिनट अपने आप 9:05 में दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके सर। 2 मिनट आप अपनी स्क्रीन से नजरें भी हटा सकते हैं। आप लोग बाकी क्लासेस शुरू हो गई हैं? चलो, सही चल रही हैं? यस सर, चल रही हैं क्लासेस बाकी भी। अच्छा, वैसे क्या सर ऑन कैंपस कब से हो अभी रही ऐसा जी बेटा, ऑन कैंपस कब से हो रही हैं सर? कुछ आइडिया है आपको? कुछ पता लगा हो कोई यही नोटिफिकेशन वगैरह? तो मैं आपसे पूछने लगा था। आप लोगों को इस बारे में कोई इल्म है कि आप लोग यानी कि वैसे तो जो पहला दसिया था उसमें मुताबिक वैसे ही कि आप अप्रैल में आना शुरू करेंगे, लेकिन हुकूमत ने एक चीज़ नोटिफिकेशन दिया था, है जो उन्होंने वापस ले लिया था, कि उन्होंने कहा था कि मार्च से जो है तमाम चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। बैक टू नॉर्मल का मतलब है कि स्कूल 5 दिन लगा करेंगे, यूनिवर्सिटी 5 दिन, मतलब यूनिवर्सिटी में 5 दिन वैसे लगती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, पार्क्स और बाकी सारी चीज़ें, शॉपिंग मार्केट्स वगैरह सारी खुल जाएंगी। बैक टू नॉर्मल जैसा पहले था वैसे हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल अभी हम नहीं खोल रहे, अप्रैल से खोलेंगे।
तो इस बारे में आपको कोई इल्म है, आपको कुछ पता है, मतलब कुछ इस बारे में कोई आपको कोई न्यूज़ है किसी बच्चे को? जी सर, हमने भी वही देखा था, हमने भी यही बात पूछी थी सीआरटीआर ग्रुप में उनसे। सर उससे लाहौर एग्जाम यूनिवर्सिटी से पता घर किया से था भी। तो तब तो वो कह रही थी कि ना 31 मार्च से ही मतलब तब तक तो बंद ही है, उसके बाद अप्रैल में ओपन होंगी। तो अभी तक जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी वो ऐसे है कि आप लोग आ जाएंगे 1 अप्रैल को, और 8th सेमेस्टर जो है वो चला जाएगा वापस अपने घरों में, मतलब वो ऑनलाइन पढ़ेंगे। लेकिन पता नहीं अप्रैल में हो सकता है कि सारी पूरी यूनिवर्सिटी पूरी खुल जाए, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे भी पता नहीं है। ठीक है जी। सर मे भी कम्प्लीटली ट्रेडिशनल हो जाए सर, इंशाल्लाह। हाँ जी यार, ठीक है, बिल्कुल सही। जी तो सर। हम वापस आते हैं। तो अब हमने पढ़ना है वेरिएबल्स एंड लिटरल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है कि वेरिएबल्स रिप्रेजेंट स्टोरेज लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, और लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज दैट आर असाइंड टू द वेरिएबल। तो वेरिएबल्स बेसिकली आपके पास एक स्टोरेज लोकेशन होती है। आपकी जो मेमोरी है ना, मेमोरी, मेन मेमोरी, रैम जिसको बोलते हैं, मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी स्टोरेज लोकेशन को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी स्टोरेज लोकेशन को, कहाँ, कौन सी वाली भाई? कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, वहाँ पे। यानी कि आपको जो मेमोरी है उसका यूजेज क्या है, क्या आप उसमें कुछ स्टोर कर सको। तो आपको अगर मेन मेमोरी से कोई चीज़, कोई सेल चाहिए अपने काम के लिए जिसमें आप अपनी कोई वैल्यू रखवा सकें, कुछ उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकें, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका जो है वो सी प्लस में सिंटेक्स क्या है वो इम्पोर्टेंट है, वो देखिएगा। ठीक है, तो वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। we use following method to declare a variable in C++। ठीक है, और वो क्या है जी, वो ये है डेटा टाइप, ये इनकी सिंटेक्स है। we use फॉलोइंग सिंटेक्स, ज़्यादा अच्छी बात, डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये एक जनरल सिंटेक्स है। जब भी आप अपने प्रोग्राम में, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आप उसकी डाटा टाइप बताएंगे, भाई उस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंटीजर, फ्लोट, डबल, करैक्टर, बूलियन वगैरह वगैरह वगैरह, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये वैसे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि आप देखें कि हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स, इंटीजर है, करैक्टर है, सी प्लस प्लस वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, स्पेस, आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बेसिकली जब आप रैम में से कोई वेरिएबल, कोई चीज़ यूज़, कोई सेल, कोई डब्बा यूज़ करना चाहते हैं अपनी 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 कैलकुलेशंस के लिए, तो बेसिकली वेरिएबल हम तब डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल कब हम डिक्लेयर करते हैं जी, वेरिएबल हम उस वक्त डिक्लेयर करते हैं जब हमें मेमोरी से कोई स्पेस यूज़ करनी होती है। ठीक है, ज़्यादातर मेमोरी जो है वो कुछ सेव करने के लिए यूज़ होती है, कुछ चीज़ आपने स्टोर करनी उसके लिए यूज़ होती है। तो अगर आपका प्रोग्राम कुछ मैनिपुलेशन करना चाहता है, कोई 2 नंबरों को ऐड करना चाहता है, तो 2 नंबर कहीं रखे होते हैं ना, आपको रखने भी तो होंगे ना 2 नंबर कहीं पे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मेथड क्या है, सबसे पहले डाटा टाइप आती है और फिर वेरिएबल का नाम आता है। तो यहाँ पे उसका आपको वो एक सिंपल इस लाइन में एक वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखा रहा है। ठीक है, और वो कैसे कर रहा है, यहाँ पे उसने डाटा टाइप दी है। डाटा टाइप क्या है, आई एन टी, इंट का मतलब है कि इस जो नंबर है उसकी टाइप क्या है, इंटीजर होगी, तो ये इंट का मतलब है इंटीजर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और आई एन टी, इंट जो है कीवर्ड है, जब इसको आप लिखोगे तो ये ब्लू हो जाएगा आईडी के अंदर। ठीक है, और आगे नंबर, तो अगर मैं इधर लिखूँ ना इंट, तो इसमें ब्लू कर दिया, स्पेस डाटा टाइप हो गया, स्पेस आगे वेरिएबल का नाम आ गया। तो वेरिएबल का नाम हमने क्या दे दिया, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, और वेरिएबल का नाम के असूल भी हैं कि वेरिएबल का नाम क्या क्या हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे।
तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आप नाम देना चाहें। तो यहाँ पे हम लाइन नंबर 19 में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, नंबर, और इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, यहाँ लाइन नंबर 19 के ऊपर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, नंबर, और जिसकी टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब है कि ये नंबर जो है, नंबर, ये क्या करेगा, ये मेमोरी में एक जो है वो यानी कि एक कह लें कि मेमोरी में आपके पास एक डब्बा आपको मिल जाएगा, सेल मिल जाएगा जिसका नाम होगा नंबर, और जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू आ सकती है। और इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं कि जिसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता। ठीक है, इंटीजर C++ के अंदर इंटीजर वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जिनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, खाली होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स इन C++। ठीक हो गया जी। और जब आप ये लाइन लिखेंगे तो मेमोरी में एक लोकेशन बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ करूँ उसको, पेंट खोल लूँ बताने के लिए। तो मेमोरी में क्या होगा, एक डब्बा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस डब्बे का नाम क्या होगा, इस डब्बे का नाम होगा नंबर। ठीक है जी, और इसकी टाइप क्या होगी, टाइप इसकी होगी एंड। ठीक है, और ये एक मेमोरी का डब्बा आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें आप एक इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर होल नंबर होते हैं, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 0 -1 -2 जो कि होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप लाइन नंबर आपकी 19 एग्जीक्यूट होगी ये, तो उसके पास मेमोरी में आपके पास एक ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी, तो हम इसको देख लेते हैं अब इस प्रोग्राम को, बहुत आसान सा है। तो देखें, इस लाइन में उसने एक इंटीजर डिक्लेयर किया जिसका नाम है नंबर, और यहाँ पर आके उसने क्या किया, लाइन नंबर 9 में क्या किया, उसने इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन किया। ठीक है, इस वेरिएबल को, इस नंबर को इसने लिखा नंबर इज इक्वल्स टू 5, नंबर इज इक्वल्स टू 5। अब ये इक्वल टू क्या है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल टू है, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अभी मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे दोबारा जाता हूँ। तो ये लाइन नंबर 7 में हमने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। कैसे डिक्लेयर किया है, हमने उसकी लड़ाई बताई है, वो क्या इंट है, और स्पेस देके उसका नाम लिखा है। तो मेमोरी में एक नंबर ये बन गया आपके पास। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए, नंबर बन गया। अब लाइन नंबर जब ये एग्जीक्यूट हो गया ना, 9, लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगी, तो नंबर में क्या चलेगा, 5 स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद नंबर में क्या आ जाएगा, देखें 5 आ गया, ये 5 आ गया नंबर में। ठीक है, और फिर जब आप प्रिंट करोगे तो पहले क्या प्रिंट होगा, ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी, द वैल्यू इन नंबर इज, ये प्रिंट हो गई यहाँ तक। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या आपने दिया, अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नहीं दी है, यहाँ मैंने क्या दिया, वो नंबर दिया है, ये नंबर जो नंबर यहाँ डिक्लेयर किया था वही दे दिया मैंने यहाँ पे। तो अब क्या प्रिंट होगा, नंबर में क्या पड़ा हुआ है, 5, 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे आपने उसको वैल्यू असाइन की, और यहाँ पे आपने उसको प्रिंट कर दिया। अब आपने सी आउट में एक चीज़ देखी, अभी तक तो आप सी आउट में स्ट्रिंग प्रिंट करते आ रहे थे ना, तो आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। सी आउट को यूज़ करते हुए किसी वेरिएबल की वैल्यू को आप स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया। अब ये क्या है, अब मैं वापस आता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। दिस इज कॉल्ड इक्वल टू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। तो ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है, जो कुछ भी राइट साइड पे पड़ा हुआ है वो उठा के लेफ्ट साइड में डाल देता है। असाइनमेंट ऑपरेटर की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या आता है, कोई वेरिएबल का नाम होगा, हमेशा याद रखें, हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे किसी वेरिएबल का नाम होगा हमेशा। और सॉरी हाँ, लेफ्ट साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर की दो साइड्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड पे हमेशा एक वेरिएबल का नाम होगा, और राइट साइड पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड लिटरल कांस्टेंट। जो 5 जो हमने दिया ना, 5, दिस इज जो उसने आपको बताया ना, कांस्टेंट क्या होता है, लिटरल्स आर द कांस्टेंट दैट आर असाइन्ड टू द वेरिएबल्स। तो ये 5 क्या है, बेसिकली 5 एक इंटीजर लिटरल है। दिस इज 5 क्या है, इंटीजर लिटरल है, और ये नंबर क्या है, ये वेरिएबल है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे हमेशा एक वेरिएबल का नाम आता है, और राइट साइड पे कोई इंटीजर लिटरल भी हो सकता है। ठीक है, कोई लिटरल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, और कोई वेरिएबल भी हो सकता है।
और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। इसको हम इंशाल्लाह आगे जाके ना मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे। तो आपने ये याद रखना है हमेशा कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल का नाम आता है। तो दिस इज़ वेरिएबल एंड दिस इज़ लिटरल। जो ये टॉपिक है ना आपका कॉन्सेप्ट में बताता है कि वेरिएबल लिटरल्स क्या है, तो इसके अंदर जी ये वेरिएबल है और ये लिटरल है। ठीक हो गया जी। और दिस इज आल्सो लिटरल, दिस इज आल्सो इंटीजर लिटरल। ठीक है, ये लिटरल है और उसकी टाइप के लिटरल के इंटीजर है ना, 5 होल नंबर है। ठीक हो गया। तो ये देखें, अब वो आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा है। जी बेटा। है हम लोग इसे वैसे नहीं प्रिंट कर सकते, ये इंट वगैरह यूज किए बगैर जॉब के अंदर इसे लिख दिया जाए अगर, हाँ कर सकते हैं, तो वैसे कर नहीं सकते प्रिंट कर, कर सकते हैं, कर तो ये सकते हैं। हमें जरूर करना होता है। ये आपको बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए एग्जांपल दे रहा है। इस बुक का जो है वो अंदाज ये है कि एक कॉन्सेप्ट देता है, उस कॉन्सेप्ट को फिर मुख्तलिफ एग्जांपल से ना एक्सप्लेन करता है। तो इसने यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दी है ना, ये इस तरह से प्रिंट किया है 5, तो इसमें आपको बताना ये चाहता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ये समझाना चाह रहा है वो, इसलिए इसने ये किया। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसने ये किया कि इसने बताया कि ये वेरिएबल्स हैं, ये लिटरल्स हैं। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स हैं, कितने लिटरल्स हैं? ये बस एक ही है और लिटरल 2 है। 3 है लिटरल्स। एक ही इंटीजर लिटरल है, एक दूसरा इंटीजर लिटरल है और एक तीसरा स्ट्रिंग लिटरल है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल, डबल कोट्स में है ना, स्ट्रिंग है। हाँ जी। ओके सर। तो तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो मैं ये इसने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ना। हम प्रोग्राम में 2.8 देखते हैं दोबारा से। अगर आप ये लिखेंगे ना तो क्या होगा, देखें 2.8 और 2.7 में एक ही फ़र्क है। 2.7 में आपने लिखा था नंबर, और अगर आप इस नंबर को डबल कोट्स में लिख दोगे तो क्या होगा, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसको वैसे ठीक है ना, प्रिंट कर दीजिए। क्योंकि ये क्या बन गया, स्ट्रिंग लिटरल बन गया ना। इसकी स्ट्रिंग लिटरल। हाँ जी। तो इसलिए हमने अगर यहाँ पे वेरिएबल का नाम दोगे तो प्रिंट होगा, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर आप उसको डबल कोट्स में लिखोगे तो स्ट्रिंग बन जाएगी, फिर तो उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ठीक है। तो ये देखें, अगर आप ये काम करते हैं तो ये काम आपको नहीं करने देगा। क्यों बोला, यानी कि ये आपने पहले नंबर को हमने 5 साइन किया था ना, और 5 को डबल कोट्स में लिख देते हो, तो ये नंबर की टाइप क्या है जी, इंटीजर है। तो इंटीजर में तो होल वैल्यूज आती हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज तो नहीं आती ना। तो आप एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग लिटरल असाइन करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि गलत है, ये आपको करने नहीं देगा। ठीक है। इसमें इंटीजर में खाली आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग नहीं कर सकते। तो ये देखें लिटरल्स कौन सा है, ये 100 क्या है, ये लिटरल वैल्यू है। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, इस प्रोग्राम को 2.9 को, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितने लिटरल्स हैं, बता सकते हैं आप लोग? पहले मुझे बताएं कि इसमें वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर हो रहा है। लाइन नंबर 7। इंट एप्पल्स। हाँ जी, लाइन नंबर 7 पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम टाइप बता रहे हैं कि टाइप उसकी इंटीजर है, और यहाँ पे हम उसका नाम दे रहे हैं। ठीक है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल नाम के असूल हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और इस एप्पल्स को हम क्या साइन कर रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू जो कि है 20 इधर साइन हो जाएगा। दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज लिटरल। और असाइनमेंट ऑपरेटर की 2 साइड होती हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल का नाम आता है, और राइट साइड में कोई लिटरल भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है। और दिस इज इंटीजर लिटरल। और यहाँ पे देखें ये क्या है, एक स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है। देन आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, तो इस तरह प्रिंट आएगा, टुडे वी सोल्ड 20, आगे फिर स्पेस होगी, फिर ये स्ट्रिंग लिटरल प्रिंट कर दो, बशेस ऑफ एप्पल। यानी कि ये बशेस का मतलब क्या होता है, पता है आप किसी को, उर्दू में क्या मतलब होता है इसका जी, गुच्छे, क्या कहेंगे हम उसको? सर झाड़ियाँ कहते हैं वैसे, इसका जो असल मानी है वो झाड़ियाँ कहते हैं, बुशेस को। हमने झाड़ियाँ बेची हैं? नहीं सर, बुश होता है, गुच्छे झाड़ी कहेंगे यहाँ पे मतलब आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखें गूगल क्या कहता है, देखें गूगल कहता है अ मेजर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू 8 गैलन्स इक्वल टू 36.4 लीटर्स। ठीक है। ये कुछ यूनिट है, यानी कि ये 8 गैलन्स होता है।
ब्रिटिश यूएस के अंदर होता है 64 यूएस प्रिंट्स इक्वल टू ये है। ये कि इतने लीटर अब जो आपका एप्पल है वो लीटर में तो नहीं होता, किलो में होता है। तो हम कहेंगे इतने किलो हमने एप्पल बेचे हैं, 20 बुशल्स, मतलब यही होगा। ठीक है जी, तो वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। ठीक है, सॉरी सर, मैंने बुशिल समझा है, ये बुशल है। हाँ जी बुशल है जी। सर पाकिस्तान में तो किलो में या दर्जन में बेचते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम किलो, उसको किलो में बेचेंगे। ये किलो ही होगा 20 केजी, यानी कि ये एक बुशल का मतलब है 35 पॉइंट समथिंग केजी। 42 पाउंड। 42 पाउंड, हाँ शाबाश, 42 पाउंड, हाँ ठीक है 42 पाउंड, यानी कि हमने 20 मल्टीप्लाई बाय 42 पाउंड, यानी कि क्या कहना चाहिए, हमारे पास ना 42 पाउंड के 42 पाउंड के 20 बुशल्स मौजूद थे। ठीक है ना, तो हमने बेचे हैं, सेल किए, आप ये समझ लो। हम कहते हैं ना कार्टन, एक कार्टन होता है ना, तो ये तो साइड गुफ्तगू है, ऐसे ही आ गई। तो इसमें जो आपको समझाना वो चाह रहा है कि इसमें अब इस प्रोग्राम में आपको बताएगा कि लिटरल कौन कौन से हैं और वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो भाई एक लिटरल तो ये है, और ये कौन सा है, इंटीजर लिटरल है। और ये कौन सा है जी, स्ट्रिंग लिटरल है। ये भी स्ट्रिंग लिटरल है, और ये क्या है, इंटीजर लिटरल है। ठीक हो गया जी। तो इसमें 4 लिटरल यूज हुए हैं, और वेरिएबल कितने यूज हुए हैं, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। तो लिटरल्स आर आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। लिटरल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं। लिटरल का दूसरा नाम क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो लिटरल अभी तक आपने दो तरह के देखे हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, और वेरिएबल जो है वो आपने अभी इंटीजर टाइप कर देखा। तो फिर आप दोबारा से चेक पॉइंट आ गया, इसमें बताएंगे सुनो सर, जी बेटा। सर जैसे हमने लिखा था नंबर और जो है 5 को डबल कोट्स में लिखा था, तो वो स्ट्रिंग लिटरल बन गया। लेकिन अगर हम उसकी टाइप इंटीजर के बजाय उधर स्ट्रिंग लिख दें, फिर तो वो ठीक होगा ना। इसे हाँ बिल्कुल सही होगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास चेक पॉइंट का क्वेश्चन है, तो बताएंगे मुझे कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितने लिटरल्स हैं इस 2.5 प्रोग्राम। सर इसमें 2 वेरिएबल लिटरल हैं, मतलब कि एक है ना, तो वेरिएबल 3 लिटरल नहीं। इंटेग्रल, हाँ क्या है, 3 इंटीजर लिटरल हैं और 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर हाँ लीजिए। इसका, हाँ जी दो इसमें जी वेरिएबल्स हैं, एक लिटल और एक बिग। ठीक है, और ये एक लिटरल है इंटीजर लिटरल, ये एक इंटीजर लिटरल है, और दो लिटरल्स हो गए इंटीजर, और दो स्ट्रिंग लिटरल्स है हमारे पास, एक ये और एक ये, और बल्कि इनफैक्ट तीसरा भी इंटीजर लिटरल है बेटा। तीन है, 3 इंटीजर लिटरल है, 2 स्ट्रिंग लिटरल्स है, टोटल हो गए 5 लिटरल्स है और 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, 5 लिटरल्स है टोटल, 5 लिटरल्स है और 2 वेरिएबल्स है, और लिटरल्स में जो है वो स्ट्रिंग लिटरल्स जो है वो 2 है, और इंटीजर लिटरल्स जो है वो 3 है। ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं, ये भी कर लीजिएगा, इसमें भी उसने यही क्या बताने को। हाँ बल्कि बताएं ये क्या डिस्प्ले करेगा, बताएं इसकी आउटपुट जल्दी से बताते हैं, शाबाश। The value is number. हाँ द वैल्यू इज नंबर, नंबर, ये नंबर स्ट्रिंग नंबर ऐसे हो जाएगी क्योंकि आपने इसको डबल कोट्स में लिख दिया। तो डबल कोट्स में जब ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग लिटरल, तो ये वेरिएबल का नाम नहीं रहा अब ये, तो इसलिए यहाँ पे 712 प्रिंट नहीं होगा, जबकि बल्कि नंबर ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको वो बताएगा आइडेंटिफायर्स क्या होता है। तो बेसिकली वो जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल का नाम, वो यहाँ पे आपको बेसिकली उसके बारे में बताएगा कि वेरिएबल नाम आप क्या चूज करना, क्या क्या कर सकते हो वेरिएबल का नाम। अगर आपने कोई भी वेरिएबल का नाम देना है तो उसके लिए क्या असूल ज़वाबित है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है, तो वो कहता है चूज वेरिएबल नेम्स दैट इंडिकेट्स व्हाट वेरिएबल आर यूज्ड फॉर। तो बेसिकली जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, याद रखें हमेशा, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम जी सर हम लोग बस करते हैं इवनिंग वालों को, फिर काफ़ी इश्यूज होते हैं, कुछ का तो अभी इंस्टॉल भी नहीं हुआ। माशाल्लाह, आपको तशरीफ आई थी इस लेक्चर में। सर मैं तो इसी लेक्चर में हूँ, तो मतलब स्टार्ट ले रहे हैं। तो आपने बच्चे शुरू में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि सब ने आपने इंस्टॉल कर लिया, किसी को इशू तो नहीं है, तो आपने तब क्यों नहीं बताया मुझे। सर मुझे तब नहीं पता था, एक लड़की ने कहा है कि मतलब इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो सर से पूछना। माशाल्लाह, वो लड़के तो मैंने ये तो कहा बेटा कि देखें किसी को प्रॉब्लम होती है ना सॉल्यूशन के अंदर तो वो पूछ ले, आप शर्माए ना। वो जो खातून है, जो भी लड़की है, उन्होंने कहा है मुझसे, मुझसे यानी कि इसको, इस इशू को रिजॉल्व कर ले, तो क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है ना, मतलब आप आगे तो पढ़ नहीं सकोगे। तो क्या इशू आ रहा है जी उनको, क्या नाम है उनका और क्या है?
सर अब वो जब इंस्टॉल करती है ना तो वो बार बार स्टार्ट से ही इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। जब एंड भी हो जाता है उसके बाद दोबारा फिर वो स्टार्ट भी आ जाता है कि दोबारा इंस्टॉल। अच्छा, पहले आप फिर मुझे अच्छा, इसके दो हल है, आपकी प्रॉब्लम के दो हल है। एक हल ये है कि जिस बच्ची ने और क्लास में से किया हुआ इंस्टॉल, ठीक है, उससे डिस्कस कर ले, उसको दिखा दें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फिर भी सॉल्व नहीं होता तो मुझसे पूछ लें, मतलब अपनी आप स्क्रीन शॉट्स लेके मुझे बता सकते हैं कि मेरी देखें वैसे ये इशू आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करेंगे। 2019 इंस्टॉल नहीं होता। आपको लैपटॉप कौन सा है? सर मेरा तो इंस्टॉल हो गया हुआ है, जो इवनिंग से गर्ल्स हैं उनका इशू आ रहा है। अच्छा, आप मॉर्निंग की हैं? ये सर मैं तो मॉर्निंग की हूँ। तो ये जो इवनिंग वाली गर्ल्स हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी बता सकती है, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे पहले? कौन है वो गर्ल्स, वो बताएं ज़रा, नाम कौन है वो? आप उनके एम्बेसडर बने हुए हो। नहीं हम लोगों को सर वो क्लास में नहीं है मरियम। क्लास में भी नहीं है? सर उसका इंटरनेट का इशू आ रहा था तो इसलिए वो क्लास में नहीं है। हाँ हाँ, वैसे एक चीज़ तो है कि अगर वो आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करते हुए इंटरनेट का इशू होगा तो वो तो फिर प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, ये आपका कंसर्न नहीं है ना, ये तो वो फिर यानी कि जिनको इसमें ऐसा ही है कि जिसको प्रॉब्लम है ना, यानी कि इस मसले का हल ये है कि जिसको प्रॉब्लम है तो पहले आप उनकी हेल्प कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्लास के बच्चों ने इसको सॉल्व किया, इंस्टॉल किया, तो उनको आइडिया है कि इससे प्रॉब्लम आते हैं कैसे सॉल्व होंगे, तो पहले आप कोशिश करें कि उनको उनका इशू सॉल्व करवा दें। अगर नहीं होता फिर भी तो मुझसे रब्ता करें, ठीक है, दैट इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। मैं कुछ और समझा रहा हूँ, ठीक है। चलें जी, तो जो आइडेंटिफायर्स हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल का नाम होते हैं। तो वो ये कह रहा है, वो आपको हमें बता रहा है कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसको मीनिंगफुल नाम देना चाहिए। जिस मकसद के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका नाम भी वही रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिफायर इज़ अ प्रोग्राम डिफाइन नेम। अब वो आइडेंटिफायर को डिफाइन कर रहा है कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर इज़ अ प्रोग्राम डिफाइन नेम दैट रिप्रेजेंट सम एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? एक प्रोग्रामर डिफाइन नेम होता है जो कि किसी भी प्रोग्राम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वेरिएबल्स आर द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर। सी प्लस प्लस में मुख्तलिफ आइडेंटिफायर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो यू मे चूज योर ओन वेरिएबल नेम्स इन सी प्लस प्लस एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज द सी प्लस प्लस कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स मेक अप द कोर ऑफ द लैंग्वेज हैज स्पेसिफिक पर्पस। तो बेसिकली जब भी आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोग्रामर डिफाइन नेम्स होते हैं जो कि आप किसी भी प्रोग्राम के एलिमेंट को इस्तेमाल यानी कि प्रोग्राम डिफाइन नेम्स हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली तो वेरिएबल जो है वो इसके आइडेंटिफायर की एग्जांपल है। इसके अलावा आइडेंटिफायर जो है वो उसकी एग्जांपल जो है वो, जैसे कि हमारे पास और क्या होता है, हमने वैसे भी क्लासेस तो हम फंक्शंस हैं, हम फंक्शन बना सीखेंगे तो फंक्शन का नाम वो भी आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। तो आपके लिए ये कि वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफायर की एग्जांपल है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि वेरिएबल जब भी आप बनाएंगे ना, वेरिएबल का नाम देने लगेंगे, तो उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो क्या कि जो सी प्लस प्लस कीवर्ड्स है ना उसको आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो पहला असूल क्या है? जब भी आपने वेरिएबल को अपना डिक्लेयर करना है तो उसको डिक्लेयर करते हुए इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपके वेरिएबल का नाम किसी कीवर्ड से मैच ना कर रहा हो, क्योंकि कीवर्ड्स को आप एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो सी प्लस प्लस में कितने कीवर्ड्स हैं उसने आपको यहाँ सारे दिए हैं, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे इंट है, इंट नाम नहीं हो सकता किसी वेरिएबल का, इफ भी नाम नहीं हो सकता, किसी भी वेरिएबल का नाम फ्रेंड नहीं हो सकता, ठीक है, डबल नहीं हो सकता, एल्स नहीं हो सकता, इनम नहीं हो सकता। ये जितने भी इसने टेबल में लिखे हैं ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं और इनको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। आप ये भी यूज कर सकते हो वेरिएबल का नाम, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताना है चाह रहा है कि अगर मैंने एक वेरिएबल यूज करना है किसके लिए, कि कितनी आइटम्स ऑर्डर हुई हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करना, तो मैं चाहूँ तो उसको यानी कि जब डिक्लेयर करूँ एक्स करूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मैं उसको कोई मीनिंगफुल नेम दूँ कि उसके नाम से जाहिर हो जाए कि वो उसमें क्या चीज़ जाएगी। तो आप देखें, अगर मैं इसको एक्स की बजाय नाम दूँ आइटम्स ऑर्डर्ड, तो ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नाम है। ये नाम ही इस वेरिएबल को देखते हुए पता लग जाएगा इसमें क्या स्टोर हो रहा है, कि जितनी आइटम्स जो है वो ऑर्डर की गई हैं उनका टोटल, ठीक है। तो ये उसने जो है ना कुछ आपको यहाँ पे बातें बताई हैं। और सी प्लस प्लस के अंदर आप जो असूल है आइडेंटिफायर्स को बनाने का, ये तीन असूल हैं।
पहला तो ये है कि आपका जो आइडेंटिफायर है, आपका जो वेरिएबल का नाम है, वो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर किसी में से भी हो सकता है, ठीक है। बल्कि मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। पहला रूल क्या है कि जो आपका पहला करेक्टर है, आपके वेरिएबल के नाम का पहला करेक्टर है, वो 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो सकता है। या कैपिटल लेटर में से कोई एक लेटर हो सकता है, या स्मॉल लेटर में से कोई एक लेटर हो सकता है, या फिर वो अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, आपके वेरिएबल के नाम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, और जो आपके पास हैं, क्या कहते हैं उसको, अंडरस्कोर। हाँ जी, अंडरस्कोर, और वो जो नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 9, ठीक है, वो भी आ सकते हैं। सर डिजिट्स भी आ सकते हैं। बिल्कुल, डिजिट्स भी हो सकते हैं। तो आपके वेरिएबल के नाम के अंदर 4 चीज़ें आ सकती हैं: कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। आपके वेरिएबल के नाम के अंदर 4 चीज़ें आ सकती हैं: कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, ठीक है। और जो पहला करैक्टर होगा आपके नाम का, पहला सूल क्या, पहला करैक्टर जो होगा आपके वेरिएबल के नाम को, हमेशा कोई कैपिटल लेटर होगा या स्मॉल लेटर होगा या कोई अंडरस्कोर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो मर्जी आप यूज़ कर लो। आफ्टर द फर्स्ट करैक्टर यू मे यूज़ एनी लेटर और डिजिट, ठीक है, और या अंडरस्कोर, ठीक है। और अपर केस और लोअर केस में डिस्टिंक्शन होती है, तो वो पता ही है कि अगर आपने ये लिखा है और आपने ये लिखा है, तो नाम तो सेम ही है इनका, लेकिन चूंकि इसमें आपने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर यूज़ किए हैं, तो इन दोनों को C++ डिफरेंशिएट करेगी। तो C++ क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। तो ये असूल है। हमेशा आपका जो वेरिएबल का नाम है वो किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो देखें, ये वैलिड वेरिएबल का नाम है, ये इनवैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, और ये इनवैलिड है। कोई स्पेशल करैक्टर नहीं आ सकता दरमियान में, ठीक है। समझ आ गया जी? क्लियर है? 2.5 क्लियर है जी? यहाँ तक यस सर। चलो, माशाल्लाह। और इंटीजर डाटा टाइप, ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप के बारे में हाँ जी, जी जी बिल्कुल। बस मैं ये आखिरी टॉपिक है बेटा, इंटीजर डाटा टाइप आखिरी टॉपिक है। बल्कि इनफैक्ट ये मैं बता चुका हूँ आपको, तो ऐसा नहीं, बल्कि इसमें क्या बोलते हैं, रेंज दे रहा, रेंज बता रहा है। चलें ठीक है, इसको हम जो है वो पढ़ लेंगे बाद में, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये रेंजेस जो हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो फिर हम छुट्टी करें। अस्सलाम वालेकुम।